नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। देखो दीदी, कैसे इसका मुंह सूज गया है। जब भी हम बहनें मायके आती हैं तो भाभी ऐसे ही मुंह बना लेती। इसका बस चले तो यह हमें मायके में कदम भी ना रखने दे। यह तो हमारे माँ बाप जिंदा हैं जो हमारी इतनी मेहमान नवाजी होती। पता नहीं माँ बाप गुजरने के बाद भाभी हमें पूछेगी भी या नहीं। यह सब बातें नीलम की तीसरे नंबर वाली ननंद कह रही थी। फिर सबसे छोटी ननंद बोली, सही कहती हो दीदी, तेवर तो ऐसे ही लगते हैं महारानी के। नीलम चाय नाश्ता लेकर आई तो चारों बहनों की खुसर फुसर बंद हो गई और बातें हंसी में बदल गई। परंतु नीलम ने यह सब सुन लिया था। अब वह चारों ननदों और सास के बीच चोर सी बनी बैठी थी। वे सब अपनी ही बातों में मगन रहती, नीलम को कभी भागीदार नहीं बनाती। नीलम उन सब के बीच में बैठकर भी प्रायपन महसूस करती। नीलम की चार नंदें, दो तो इसी शहर में रहती। गांव से सटा छोटा सा टाउन है। वे जब मार्केट घूमने निकलती हैं तो अक्सर घूमते घूमते मायके की तरफ चली आती। कभी चाय पानी तो कभी नीलम के कहने पर खाने पर भी रुक जाती। यही नहीं, जाते समय अपने पूरे परिवार का खाना भी पैक करवा कर ले जाती। नीलम की दो नंदें बड़े शहरों में रहती। कभी कभार आना होता है, परंतु जब भी वे आती हैं तो चारों इकट्ठा हो जाती। ऐसे समय पर नीलम की घिग्गी बन जाती। चारों बहनों का इकलौता दुलारा छोटा भाई विनय बहनों के स्नेह की बरसात में हमेशा भीगा रहता है। वह अपने माता पिता और बहनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। नंद आती हैं तो नीलम को जमाने भर की सीख दे जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रोटी तेज आंच पर पकाने से नरम बनती। किचन को अच्छे से साफ किया करो, देखो फ्रिज कितना गंदा है। जब हम यहाँ रहते थे तो बाथरूम एकदम चमकता था। पहले तो यहाँ इतनी गंदगी नहीं थी। गंदगी वाली बात पर नीलम तिलमिला कर रह जाती। अब वह किसे समझाए कि यह मकान सफाई से ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। वह दो बच्चों की माँ बन गई। उसकी शादी के समय ही मकान की लिपाई पुताई हुई थी। बरसों बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। वैसे तो यह मकान बहुत पुराना है, अब तक नया मकान बन जाना चाहिए था, लेकिन पुराने मकान को भी रिपेयर करके रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन नीलम क्या करे, एक कमाई और खर्चे मुंह फाड़े खड़े रहते। चारों बहनें किसी न किसी बहाने अपने भाई से पैसे लेती रहती और फिर वापस लौटाने का नाम ही नहीं लेती। एक त्योहार जाता है, दूसरा आता है। ऐसे ही नंदों की लाइन लगी रहती, एक आती है तो दूसरी जाती। ऐसे में हर महीने 8-10 हज़ार तो मेहमान नवाजी में ही लग जाते, क्योंकि ससुराल जाती हुई नंदों के हाथ पर 4 पैसे भी रखने पड़ते और उन्हें महंगे सूट साड़ी भी दिलवाने पड़ते। इतना करने पर उल्हाना मिल जाता है कि भाभी ने अच्छी साड़ी नहीं दिलवाई। घर के खर्चे हैं कि 2 कदम आगे चलते हैं। यहाँ तो वही हाल है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। नीलम स्वयं भी कमाती है पर उसकी सैलरी बहुत कम है। कितना भी करे मध्यम वर्गीय परिवार मेहनत करके ऊपर उठ नहीं पाता। इतना सब कुछ देने और अच्छी मेहमान नवाजी करने के बावजूद नंदे उसे खरी खोटी सुनाती, परंतु जवाब देना उसके स्वभाव में नहीं। वह गूंगी बहरी बनी सब सुनती रहती। आखिर उसके पति पर सब जान निछावर करते। इस बार बाबूजी के जन्मदिन पर चारों नंद परिवार सहित आमंत्रित थी। करवा चौथ का व्रत भी नज़दीक ही था। नीलम सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी बचत करके जो पैसे उसने जमा किया है उसे अपने लिए एक नए डिजाइन का हल्का सा मंगलसूत्र बनवा लेगी। परंतु पैसा है कि रुकता ही नहीं, पानी की तरह बहता जा रहा है। इस उम्र में बाबूजी का जन्मदिन मनाने की भला क्या ज़रूरत है, परंतु नंदों को तो बहाना चाहिए। उनके खुद के बच्चे के जन्मदिन भी मायके में आकर मनाए जाते हैं। अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करती। चारों नंदे चाय नाश्ता कर रही थी, फिर सभी बातचीत करने बैठे। सभी करवा चौथ पर अपने द्वारा बनाई गई ज्वेलरी का ब्यौरा दे रही थी। तीसरी वाली नंद बोल पड़ी, अब तो मायके में 2 दिन से अधिक रुक ही नहीं सकते। वह तो माँ बाप का राज था जब हम 2-2 महीने मायके रहा करती थी। अब तो भाभी राजगद्दी पर बैठी। यह सब वह नंद कह रही थी जिसके 3 बच्चे मायके में पैदा हुए, लेकिन अब वह हफ्ता 10 दिन के लिए ही आ पाती। इसमें नीलम क्या करे।
वह भी नौकरी करती। उसके अपने बच्चे, सास ससुर 8-10 दिन के लिए ही मेहमान को संभाल सकती। अब महीना भर कौन किसका करेगा। फिर दूसरे नंबर की नंद ने कहा, हमारा भाई जैसा सुंदर था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। आज नीलम बोल पड़ी, क्यों दीदी, मैं क्या अपने आप ही चली आई? आप लोग ही पसंद करके लाए थे। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभार अपने हाथों पसंद करके लाई हुई चीज़ भी खराब निकल आती। नंदे खिसियानी सी हंसी हंस दी। नीलम की आंखें नम हो गई। वह क्या कोई वस्तु है? क्या इतनी ही अहमियत है इस घर में मेरी? इसी तरह हर बार नीलम को चुप करा दिया जाता था। अब नतीजा यह था कि जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। यह देखकर नंद सुनने का मौका नहीं छोड़ती कि हमारे आते ही भाभी का मुंह सूज जाता है। देखो कैसे पीठ झुकाकर चलती, जैसे बीमार हो, मोबाइल में घुसी रहती, काम धीरे धीरे करती। ऐसी कितनी ही बातें थी जो नीलम को अपराध बोध कराती रहती। वह चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने में लगी रहती। पति से कोई उम्मीद नहीं थी। वह अपनी माँ बहनों का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीलम फैमिली टूर पर जाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाती तो दोनों बहनें और उनके बच्चे में से कोई न कोई अवश्य साथ हो लेता। कोई भी डिसीजन हो बहनों से पूछ कर लिया जाता। नीलम इस सब का गुस्सा अपनी माँ पर निकालती। इससे अच्छा होता तुम मुझे 4 भाइयों के घर में ब्याह देती, कभी न कभी सब अलग हो जाते, या जिंदगी भर का रोना तो ना रहता। आप सब ने तो बस यही देखा कि एक लड़का है, सारी प्रॉपर्टी उसी की, चारों बहनें शादीशुदा, अपने घर परिवार की, परंतु जीना तो मेरा दूबर है। कोई काम नंदों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। इतना तो सगे भाई भी एक दूसरे की गृहस्थी में इंटरफेयर नहीं करते जितना मेरी ससुराल में नंदों का राज चलता है। इनसे तो देवरानी जेठानी अच्छी बराबर लड़ झगड़ तो सकती। इस बार बाबूजी के जन्मदिन पर चारों बहनें इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पर बहस छिड़ गई। सबसे बड़ी बहन ने कहा, नीलम जब से ब्याह कर आई है घर में बरकत ही नहीं। नीलम किचन में खाना बना रही थी। उसके कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों दीदी, इस घर की तरक्की मैंने रोक दी क्या? दूसरी नंद बात संभालते हुए बोली, कुछ बहुओं के कदम इतने अशुभ होते हैं कि कितना भी कमाओ बरकत ही नहीं होती। इसमें नीलम का कोई दोष नहीं, उसका भाग्य ही ऐसा है। नीलम को जैसे आग लग गई हो। वह दोबारा बोली, बस करो दीदी, बहुत हुआ, बहुत बातें सुन ली आपकी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप लोग कुछ भी बोलेंगी मुझे, अभागन उल्टा कुछ भी कहेंगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ अपना पेट भरने के लिए रोटी स्वयं कमाई, फिर भी घर में तरक्की नहीं हो रही, तो इसमें मेरा क्या दोष? लाखों रुपए तो आपने अपने भाई से कर्ज ले बैठी, लुटाने का नाम नहीं, और फिर अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर हम पर थोप देती हो। चाहे हमारी हैसियत हो या ना हो, हमें मैनेज करना पड़ता है। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवाइयों के ये एक कदम भी नहीं चल सकते। आप सबको भी अपने हिसाब से हर तीज त्यौहार पर कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, फिर भी आप कहने से नहीं चूकती। नीलम कुछ और कहती, इससे पहले ही विनय इतनी तेज आवाज़ में चिल्लाया कि नीलम की आधी बातें मुंह में ही रह गई। तुम्हें किसने कहा, किसने बुलाया मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए? जाओ यहाँ से, अपना काम करो, अपनी हद में रहो। हम भाई बहनों के बीच बोलने की ज़रूरत नहीं है। विनय ने उसे ऐसी फटकार लगाई कि वह रोनी सूरत बनाकर वहाँ से चली गई। लेकिन आज मन में ठान चुकी थी उसे कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। रात को जब सब ने बिस्तर पकड़ लिया तो विनय कमरे में आया। यह भी घर का नियम है, जब तक बहनें सोने ना चली जाए विनय अपने कमरे में नहीं आ सकता। 2 बच्चों का पिता बन गया, इसके बावजूद भी बहनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विनय के कमरे में आते ही नीलम ने 2 टुक बातें कही, मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही अपना पूरा जीवन अपराध बोध से ग्रसित होकर जीना चाहती हूँ। आज तो आपने मुझ पर चिल्ला दिया, आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका चिल्लाना। और हाँ, क्या कह रहे थे आप? अपनी हद में रहो। आपकी पत्नी हूँ मैं, अर्धांगिनी हूँ, तो हर चीज़ की बराबर की भागीदार हूँ। कोई भी निर्णय करने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि मुझसे आज्ञा लो, लेकिन मेरी सहमति जरूरी है। यह सब आपको मंजूर नहीं है तो या मुझे छोड़ दो या फिर अलग घर लेकर दो। नीलम के अटल फैसले को देखकर विनय की समझ में आ चुका था कि अब बात डांट फटकार से नहीं बनेगी। आज वह नीलम पर इतना जोर से चिल्लाया था कि उसे स्वयं भी अपराध बोध हो रहा था। आखिर इसमें नीलम की गलती ही क्या है? विनय बोला, देखो नीलम, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का और कोई नहीं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता और ना ही उनका अनादर कर सकता हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ,
मैं अपनी बहनों को दो टुक जवाब नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें जैसे रहना है वैसे तुम रह सकती हो। मैं मानता हूँ तुम बराबर की हकदार हो। अगर तुम्हें कोई बात गलत लगे तो तुम आवाज़ उठा सकती हो। आइंदा मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रही बात मेरी बहनों की, तो आज जो रुद्र रूप उन्होंने तुम्हारा देखा है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वह अपना कोई हस्तक्षेप आइंदा रखेंगी। तुम्हारा घर है, जो फैसला लेना है जैसे लेना है तुम्हारी मर्जी। नीलम को समझ आ चुका था कि विनय सभ्य और अच्छा आदमी। उसके संस्कार नहीं कहते कि वह बड़ों का अनादर करे। फिर उसके अपने दो प्यारे बच्चे भी, एक स्वस्थ जीवन है। विनय उस पर जान छिड़कता है। ऐसे में घर छोड़ने का निर्णय सही नहीं, बल्कि अपने लिए खड़ा होना होगा। नंदों के गैर जरूरी हस्तक्षेप को रोकना होगा। इसके लिए समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। अगले दिन सुबह नीलम उठी तो बड़ी ननद सास के साथ मिलकर सब्जियां काट रही थी। दो नंदे किचन में नाश्ता बना रही थी। सबसे छोटी ननद आंगन बुहार रही थी। यह सब बदलाव देखकर नीलम को हल्की हंसी आ गई। शायद यह कल की फटकार का ही नतीजा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।